नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मितेश पटेल, जिला एक्सपोर्टर हैं। सिराज हुसैन साहब हैं, फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। पुखराज चोपड़ा हैं एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं मानसून की खबर के साथ। मानसून की खबर इसलिए क्योंकि मानसून ने तय वक्त से 6 दिन पहले पूरे देश में दस्तक दे दी है और 2 जुलाई को यानी कल मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। आमतौर पे 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंचता है। इस बार 6 दिन पहले मानसून ने ये काम कर दिखाया है। लेकिन जुलाई के महीने में जो मानसून की बारिश होगी, इसको लेकर जो IMD ने कहा है वो जरा हम आपको बता दें। और IMD ने कहा है कि जुलाई के महीने में सामान्य मानसून रहेगा, मतलब नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन इसके साथ साथ अल नीनो का खतरा भी रहेगा। इस बात की आशंका भी जताई है IMD ने। और ये कहा है कि उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में कम बारिश होगी सामान्य से। दक्षिण भारत में भी कम बारिश की आशंका है। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे साथ सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुलाई का महीना सर बहुत महत्वपूर्ण होता है खरीफ की बुआई के लिहाज से। धान की बुआई थोड़ी पिछड़ती हुई दिखी है। जुलाई का महीना बहुत क्रूशियल है और पूरे मानसूनी रेंज में जुलाई का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है 33%। तो जो अनुमान IMD का है, इसको देखते हुए आपका आकलन क्या है? किस तरह की सोइंग आप जुलाई में देख रहे हैं? वैसे तो हम कह सकते हैं मृत्युंजय कि IMD का अनुमान सही साबित हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि ये साइंस अभी परफेक्ट नहीं है। हमने इसके बारे में कई बार लिखा भी है। अब ये प्रेडिक्ट नहीं किया गया था कि दिल्ली में और पश्चिमी यूपी में मॉनसून बॉम्बे के साथ साथ पहुंच जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हम हैं, दिल्ली में बारिश नॉर्मल से भी बेहतर बारिश हुई है जून में, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इस इलाके के लिए। पंजाब में भी अच्छी बारिश हुई है नॉर्मल से। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया संभाव अच्छी बारिश हुई है और वहां तेजी से ट्रांसप्लांटेशन चल भी रहा है। लेकिन कंसर्न की बात यह है कि जो महाराष्ट्र है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, विदर्भा है, यानी कि जो इलाके ट्रेडिशनली सूखे से प्रभावित होते हैं, मराठवाड़ा, वहां बहुत कम बारिश हुई है। नॉर्मल से करीब 60% कम बारिश हुई है और ये इलाके इरिगेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पर जो कपास की खेती होती है और बहुत सुसाइड प्रोन एरिया है, वो थोड़ा सा मुश्किल तलब हो सकता है। अच्छा, ठीक बात है सर। एक बात, चूंकि आप तो बहुत लंबे वक्त तक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे हैं और एग्रीकल्चर को देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं इसके ऊपर। ये जो अल नीनो की बात कही गई है सर, इसमें आपको इस पर आपका टेक क्या है कि ये कितनी बड़ी चिंता हो सकती है? देखिए, चिंता तो ये बहरहाल है ही है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल मॉडल्स हैं वो भी सब बता रहे हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है। पैसिफिक में टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, बल्कि काफी लोग जो ये फॉलो करते हैं आर्कटिक सी को, वो बता रहे हैं कि वहां पर भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है। यूरोप में बहुत गर्मी है, तो इसका असर तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो इसका असर अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि नॉर्मल से भी बेहतर बारिश हुई। तो हम उम्मीद करें, दुआ करें कि ज्यादा इसका इम्पैक्ट ना हो। और देखिए, अगर 5-7% बारिश कम भी होती है तो कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फर्ज करिए बारिश हुई और फिर अगले 25 दिन नहीं हुई, उससे बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान होता है। अब सर मैं थोड़ा डिटेल में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि IMD के इस अनुमान में ये कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कम बारिश की आशंका है। तो पहले मैं नॉर्थ वेस्ट से आपसे पूछना चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, UP जैसे राज्य आते हैं। तो अगर इन राज्यों में कम बारिश होती है तो कौन कौन सी खेती पिछड़ सकती है?
देखिए, जो पंजाब और हरियाणा के एरिया हैं, यहाँ पर काफी पैडी ग्रो होती है, और ना सिर्फ नॉर्मल पैडी ग्रो होती है बल्कि बासमती पैडी भी ग्रो होती है, और वो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इलाके इरिगेटेड हैं, तो इरिगेशन होने की वजह से किसान अंडरग्राउंड पानी को यूज करते हैं, और उसको यूज करके अपनी सिंचाई से वो खेती को तो बचा लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि उससे उनका खर्चा बढ़ जाता है, उनका डीजल का खर्चा बढ़ता है, और उसकी वजह से फिर उनकी इनकम में कमी होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस हद तक हम कह सकते हैं कि सिक्योर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो और एरियाज हैं साउथ इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ पल्सेस ग्रो होती हैं, तूर की पल्सेस ग्रो होती हैं, सोयाबीन ग्रो होता है मध्य प्रदेश में, तो खैर अभी तक शॉर्टफॉल नहीं हुआ है, लेकिन कॉटन ग्रो होता है, तो उन एरिया में काफी डिस्ट्रेस आने का खदशा है। और इसमें सर नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी कम बारिश की बात की गई है, मतलब अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर सर क्या डिस्टर्ब होगा खेती में? वहाँ कुछ बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि उनका जो नॉर्मल मॉनसून का है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर वहाँ 10% भी कम हो जाती है बारिश, या 20% भी कम हो जाती है, तो भी उनके यहाँ कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एक्सेसिव रेनफॉल वहाँ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, तो वहां पर ऑलरेडी 40% डिपार्चर चल रहा है। बिहार में बहुत कमी चल रही है। देखिए, बिहार में बहुत छोटी छोटी खेतियां हैं, 74% रेनफॉल में कमी है बिहार में। वो बहुत चिंता की बात है, बिहार में कमी होना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमी है, यहाँ बहुत छोटी जोत हैं, बहुत छोटे किसान हैं, मार्जिनल हैं, और उनके पास जाहिर है कि वो बिजली के कनेक्शन वगैरह उतने नहीं है, डीजल पर निर्भर करते हैं। तो अगर डीजल का खर्चा बहुत बढ़ जाता है तो फिर उनकी इनकम कम हो जाती है। तो इन एरियाज के लिए अगर सचमुच जुलाई में बारिश में बहुत कमी होती है, मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास पैकेजेस तैयार होंगे। पहले जब हुआ था, जब हम थे 2015 में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, तो डीजल वगैरह पे सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट ने दी थी, सीड के रिप्लेसमेंट के लिए सब्सिडी दी थी, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी है मानसून को लेकर कि आगे इसमें क्या होगा। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जुलाई के महीने में जो मानसून का अनुमान है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट खरीफ की सोइंग पर क्या होगा, ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। जीरा एक ऐसी कमोडिटी जहां पर ज़बरदस्त भूचाल का माहौल बना हुआ है। एक दिन बड़ी तेज़ी आती है, अगले दिन बड़ी मंदी आ जाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और आप देखिए कि हालांकि बहुत तेज़ी एक तरफा आई और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मितेश पटेल हैं, जीरा एक्सपोर्टर, और पुखराज चोपड़ा हैं, एग्री एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पुखराज जी, पहले तो आप ये बताएं सर, मैं आपसे ग्वार पर भी बात करूंगा, लेकिन जीरे में जो हो रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन से, इसको आप क्या नाम देंगे? इसको ये सीधा सा हमारी बोलचाल की भाषा में नाम दे तो सट्टेबाजी। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से पिछला सप्ताह गुजरा, पूरे सप्ताह भर में शुक्रवार टू शुक्रवार 1 रुपए की भी घटबढ़ नहीं, और बाजार में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा की तेजी मंदी आ गई। तो किसी चीज में इस तरह की तेजी मंदी आना, यानी लगभग 28 से 30% की तेजी मंदी बन गई, और भाव वही के वही। ये दर्शाता है कि इसके अंदर ट्रेड करने वाले लोग नहीं है। जो लोग इसे चला रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, वही लोग इसको चला रहे हैं। और किस आधार पे तेजी मंदी होती है ये भी पता नहीं, क्योंकि न तो कोई नया सप्लाई जोन बना है, न नई कोई फसल आ रही है, न कोई ऐसी बात हुई है जिससे कि तेजी मंदी बन जाए। भाव वहीं के वहीं और घटबढ़ इतनी। इसमें क्या है कि परचून ट्रेडर तो पहले ही अलग हो गया था। अगर से परचून ट्रेडर इसके बीच में रहता तो निश्चित रूप से उसकी जेब हर दिन कटती रहती। तो मृत्युंजय जी, ये जो सट्टाखोरी है या ये सट्टेबाजी है, ये दरअसल एग्री कमोडिटी के लायक तो नहीं है। कम से कम एग्री कमोडिटी का जो उद्देश्य था ना, उस उद्देश्य की पूर्ति तो इससे नहीं होती है मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। हमारे साथ मितेश पटेल जुड़ चुके हैं, जीरा के एक्सपोर्टर हैं, ऊंझा से जुड़े हैं। ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। मितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुखराज जी कह रहे हैं कि जीरे में सब कुछ ठीक नहीं है, और वो तो साफ कह रहे हैं कि सट्टेबाजी है, इतना ज़्यादा घटबढ़। इसको आप क्या नाम देंगे?
सर हमारा तो फिजिकल ट्रेडिंग का काम है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट माल कवर करते हैं ये और एक्सपोर्ट करते हैं। पर जो ये मार्केट में एनसीडीएक्स में रोज की 20-25 रुपए की प्लस माइनस होती है, वो हमारे बिजनेस को भी डिस्टर्ब करती है। मैंने ये जो चीज है उसको हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी प्लस माइनस डेली 20-25 रुपए के, चाहे अप होता है चाहे डाउन होता है, इतना जो होता है वो सट्टाबाजी, वो उसको बोला जाता है। आप भी इसके खिलाफ है, मतलब ये जो इतना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है वायदा में, फिजिकल काम करने वाले के लिए तो सीधा लॉस ही हो जाएगा सर। अच्छा, तो आप इसे ठीक नहीं मानते, आपको भी लगता है गड़बड़ हो रही है कुछ? बिल्कुल सर। अच्छा, आप भी कह रहे हैं गड़बड़ हो रही है सर, लेकिन जब लगातार एक तरफा तेजी थी तब तो आपने कभी नहीं कहा था कि ये गड़बड़ हो रही है। सर लगातार तेजी थी, उसकी कारण अलग था कि वो फंडामेंटल से जीरा आज के दिन में भी नीचे चल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, उसके पीछे पीछे जीरा चलता था, पर आज की मार्केट में ठीक था एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। तब एक्सचेंज पर ठीक था मूव मार्केट का, जब लगातार 6% ऊपर जा रहा था मार्केट रोज का। वो टाइम पे डिमांड भी आती थी, वो टाइम पे मार्केट में से जो डिमांड आती थी वो उसके हिसाब से एनसीडीएक्स चलता था। अभी डिमांड कम हो गई सर? डिमांड भी है, मार्केट में व्यापार भी है, अराइवल्स भी कम हो गई है, फिर भी मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन है वो कोई भी है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ, नहीं मितेश जी, पहले भी जो हमारी बात होती थी, आपकी जो पहले की बात है अभी की बात में फ़र्क है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप देखिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि डिमांड है और पहले फंडामेंटल मजबूत थे इसलिए दाम बढ़ रहे थे, और जब उस समय कभी भाव गिरता था, जब मैं आपसे पूछता था तो आपको जब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है अच्छी तेज़ी के बाद, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये तेज़ी है और लगातार तेज़ी थी और कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसमें गलत क्या है, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ सर। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट एक लेवल पे ऊपर जाता है, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है। पर सर आप देखिए आखिरी के एक वीक का आप ट्रेडिंग देखिए, या 20 ऊपर होता है या 20 डाउन होता है, या 20 ऊपर होता है या 20 डाउन होता है। सर ये ट्रेडिंग जो फ्लक्चुएट जिगजैग वाला जो ट्रेड है, वो ट्रेड के लिए, हाजिर के ट्रेड के लिए हानिकारक है। हाजिर के आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये हानिकारक है, या ये जो नीचे हो रहा है वो हानिकारक है? ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऊपर नीचे हो रहा है वो हानिकारक है। अच्छा। तेजी से या मंदी से मेरे प्रश्न को, मेरे जवाब को आप मत छोड़िए। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ कि मार्केट को जिगजैग हो रहा है, वो हर रोज 25 रुपए आपके हिसाब, अच्छा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मार्केट अभी, तेज या मंदा? सर मार्केट अपने फंडामेंटल के हिसाब से चलता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है। अब फिजिकल ट्रेड के साथ में हम अगर देखते हैं तो मार्केट आज के दिन में भी एनसीडीएक्स हाजिर बाजार से नीचे है। तो मार्केट में कोई नहीं, ये थ्योरी सर नहीं, ये मुझे ये जमती नहीं है ये थ्योरी। ये बार बार आप ही नहीं, कई और लोग बोल के जाते हैं कि एनसीडीएक्स नीचे है हाजिर ऊपर है। अगर एनसीडीएक्स नीचे है हाजिर ऊपर है तो डीमेट में माल कौन जमा कर रहा है, और डीमेट में क्यों जमा कर रहा है? फिर डीमेट में माल आखिरी के एक महीने से एक भी एक्स का डीमेट नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जो लोग वायदा ट्रैक करते हैं बताएंगे नहीं, लेकिन डीमेट ये तो सर 2-3 महीने से ये बात कही जा रही है कि वायदा नीचे है स्पॉट ऊपर है। उस समय कौन जमा कर रहा था डीमेट में? पहले फार्मर्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, मार्केट में फार्मर्स का सप्लाई था। अभी आखिरी के 10 दिनों से मार्केट में अराइवल सिर्फ 2200 बोरी की रह गई है। राजस्थान की मंडियों में 100 बोरी की अराइवल्स होती है, जहाँ पे 1500 बोरी की अराइवल होती थी, वहाँ 100-200 बोरी की अराइवल्स हो रही है। नहीं तो हो गई वो कहानी पुरानी हो गई ना सर, उस कहानी के दम पे तेजी तो आ गई, जितनी इतनी बड़ी तेजी आ गई। आखिरी में जब तक किसानी माल मिलता था तब हमने, ट्रेडर ने, एक्सपोर्टर ने किसान का माल लिया। अभी वो किसान का माल नहीं मिल रहा है, तो अभी एनसीडीएक्स से डिलीवरी उठना चालू हो गया ना सर। अच्छा पुखरा जी, ठीक है, तो पुखरा जी जो बात मितेश पटेल जी कह रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मितेश जी मार्केट के मूव को लेकर? मितेश जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। मितेश जी का ये कहना कि हाजिर ऊंचा चल रहा है, ये बात ठीक है। इसके पीछे एक वजह है कि एक्सपोर्ट में जो ट्रेड हो रहा है वो 27 टन का हो रहा है, और एनसीडीएक्स में जो ट्रेड हो रहा है 3 टन का हो रहा है। एनसीडीएक्स के अंदर मार्जिन लग रहा है 5.5 लाख रुपए, जबकि जो एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी है, एक्सपोर्ट की व्यापार है, उसके अंदर मार्जिन नहीं लगता। एक तो बात ही है। दूसरी बात, मितेश भाई की इस बात से भी सहमत हूँ कि बाजार ठीक है, बाजार घटे या बढ़े, पर ये जो इस तरह के फ्लैक्चुएशन आते हैं, आप देखिए एक सप्ताह में यदि 15,000 का फ्लैक्चुएशन आता है बिना किसी वजह के, बिना किसी नई बात के और बिना किसी फंडामेंटल चेंज के, तो न तो उसे प्रॉफिट बुक कहा जा सकता है, न लॉस की कटिंग कही जा सकती है। तो ये जो बाजार है ना, इस तरह का बाजार चलता है, ये निश्चित रूप से ट्रेडर को, एक्सपोर्टर को, सबको भयभीत भी करता है। लेकिन नहीं पुखरा जी, आपने पहले भी ये कहा था, और आपने कहा था कोई नई एंट्री नहीं हो रही है, मतलब वही लोग जो इन्वॉल्व है वही कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वायदा वाले लोग अलग हैं? नहीं, मैं एक सवाल पूरा कर लूं सर, क्या वायदा वाले लोग अलग हैं
स्पॉट वाले लोग अलग हैं या जो स्पॉट में हैं वही वायदा में हैं? देखिए, हम लोग व्यापारिक नजर से देखते हैं मर्चन जी, हमारे पास की तो है नहीं, चाबी तो सेबी के पास है। हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हाजिर का ट्रेड हो रहा है उस तरह से छट्टे का ट्रेड नहीं हो रहा है। और हम जहां भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं वो कहता है जीरा में मेरे को ट्रेड नहीं करना, जीरा में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बिना वजह के 2000 रुपए घट जाते हैं, यानी एक लोट के अंदर 60,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो नया आदमी तो एंट्री होता नहीं है, जैसा बातचीत से पता लग रहा है, बातचीत से ये पता लगता है कि नया एंट्री नहीं हो रहा है। वही लोग हैं जो पहले से इसके अंदर एंटर है और वही लोग इसकी तेजी मंदी को ला रहे हैं। नहीं तो क्या कारण था, उस दिन 4% ऊपर का सर्किट लगा, फिर 4% नीचे का सर्किट लग गया। और आज भी देखिए मृत्युंजय जी, 4% नीचे का सर्किट लेके फिर वहां से 1500 रुपए वापस बढ़ा और फिर ये वापस गड़ा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में। पर ये जो इस तरह की जो बात होती है उससे एक घबराहट बनती है, उस घबराहट को पैदा करके, मृत्युंजय जी एक सेकेंड, उस घबराहट को पैदा करके ये भाव बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ये तो पता लग ही नहीं रहा है जी। तो ये आपको लग रहा है पता मितेश जी? सर मैं तो हाजिर का ट्रेड करता हूँ, ये लोग पर जो ये ट्रेडिंग जो हो रहा है ना वो ट्रेड के लिए खराब है सर। तो कौन है सर? अरे ऊंझा में आप बैठे हैं मितेश जी, ऊंझा तो सबसे बड़ी मंडी है आपकी जीरे की, वहीं से सारी चाबी तो ऊंझा में है, तो आपको तो पता होगा कौन कर रहा है ये। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऊंझा मंडी अच्छी है पर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग तो ऊंझा से भी हो सकता है, जोधपुर से भी हो सकता है। ये तो आप लोगों के संग, आप लोग देखिए, आप तो फीस से भी जुड़े हुए हैं, पुखराज जी एग्री मार्केट से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी अननोन होकर बताएंगे सर तो नाम कौन बताएगा फिर, ये बताइए सर। वो तो सेबी का काम है ना सर। आपको आवाज तो उठानी चाहिए ना, आप लोगों को अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप आवाज तो उठा सकते हैं। ट्रेड को देख के यदि समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, डेली का 20 रुपए का प्लस और माइनस होना कोई भी ट्रेड में एक हफ्ते से लगातार ये चीज होना है, वो ट्रेड के लिए हानिकारक ही है सर। मैं मानता हूँ इस बात को हानिकारक है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आपकी एक बात को मैं रिमार्क करता हूँ, आपने बोला इसमें कोई नया एंट्री नहीं ले रहा है सर। नया एंट्री में लेगा भी नहीं, क्योंकि दिन में 20 रुपए की 25 रुपए की कोई छोटा ट्रेडर या कोई बाजार का व्यापारी इसमें कोई एंट्री ले ही नहीं पाएगा। एनसीडीएक्स का मतलब होता है कि हम हमारा रिस्क वहाँ पे हम न्यूट्रल कर सके, हमारा जो हमारा ट्रेड है उसको हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं क्या ऊंझा से मितेश जी इसके खिलाफ? सर इसके सिवा इसके ऊपर लेना तो पड़ेगा एक्शन, आज आपको लेना पड़ेगा या मैं तो ले रहा हूँ, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ, आपका काम है लेटर लिखना, सेबी में अप्रोच करना, एक्सचेंज को बोलना बताना, तो आप कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? जी बिजनेस के माध्यम से हम आज आपके सामने बात रख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे हम हमारी बात वही रख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसके सामने सेबी को या जो भी एजेंसी है इसके सामने देखना चाहिए कि ये ऐसी ऑपरेटिंग कहाँ से हो रही है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो आप आवाज उठा रहे हैं, देखते हैं। ये मामला बहुत गंभीर है जो बात आप लोग कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वाकई ये इस गौर करने लायक बात है और इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका, पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। बीरेन जी, पहला सवाल, गोल्ड पर 150 रुपए नीचे है सर, गोल्ड क्या करें, खरीदें या बेचें या रुकें? फिलहाल तो थोड़ा अभी बाउंस मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ से अभी भी थोड़ी डाउन साइड लग रही है। चाइना से जो काफी समय से स्टिमुलस की बात हो रही है बट आ नहीं रहा है, बातें हो रही है बट स्टिमुलस नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें हल्का सा बेरिश हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या करें सर? अनुज जी। मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए हमें लगता है कि मार्केट अभी एक रेंज में है, $1900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि भाव अगर नीचे 57,900 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। 57,750 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट ऊपर में 58,300 तक आ सकता है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीक फ्राइडे को रिकवरी देखी थी, हमें लगता है कि सपोर्ट के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, मार्केट एक रेंज में है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर लेना है तो उसके लिए कौन सा लेवल सही रहेगा? फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर आपको लेना है, ठीक है वीरेन जी। फिजिकल में लेने के लिए ये लेवल ठीक है क्या, सोने का और चांदी का? अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो गोल्ड का लेवल अच्छा लग रहा है, करीबन 57,500 58,000 और 999 के हिसाब से यहाँ से 500-700 रुपया ऊपर। चांदी के लिए अभी भी थोड़ा रिस्क डाउन साइड का 2-3 हज़ार का लग रहा है। नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर है, पूछिए ठक्कर साहब।
इंट्राडे में गोल्ड में आज क्या करें, अनूप जी से सवाल है। इंट्राडे में गोल्ड में आज क्या करें, बताइए अनुज जी। देखिए 57,900 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 57,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,300 तक आ सकता है और 58,300 का रेट मिले तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, 58,300 के रेट में आप करें कि बिकवाली का भी ट्रेड बना सकते हैं। ओके, ये राय हो गई। अच्छा बीरेन जी, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है सर आपको? रिकवरी है अभी, करीब करीब 64 रुपये ऊपर है, 5863 का लेवल है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? यहाँ से आज थोड़ा बाउंस आया है। रशिया एडिशनल वॉलंटरी कट करेगा प्रोडक्शन का, ऐसे न्यूज़ के कारण। फिर भी ऊपर में बाजार चल नहीं पा रहा है, तो मैं करीबन 58,80 के आसपास, 5,900 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 60,50 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में हम 57-20 रख सकते हैं। क्या नेक्स्ट कॉलर गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सर। हेलो सर, मेरे पास 500 क्विंटल गवार है, मैं किसान हूँ, तो गवार क्या रखना चाहिए कि बेचना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। 500 कुंटल गुआर का स्टॉक है आपके पास बीरेन जी, बड़ा स्टॉक है इनके पास, तो थोड़ा आप तो रिसर्च करते रहते हैं, आप जरा बताइए सर, एक किसान को अभी क्या करना चाहिए? गुआर का अगर स्टॉक है तो निकाल देना चाहिए या रखना चाहिए, आगे अच्छा भाव मिलेगा? फिजिकल गवार अगर है और 982 कंडीशन का है तो इसमें अच्छी रिकवरी देखी जाएगी। यहाँ से और भी 300-400 रुपया बढ़ेगा, बट ये टाइम फ्रेम में 3-4 महीने की दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म अगर 1-आध महीने की बात करें तो मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। मीन्स फिजिकल गुजरात एक्स दिशा के हिसाब से बोलूँ तो 5,000-5500 के बीच रहेगा। NCDX के हिसाब से 200 रुपया ऊपर। अच्छा, 200 रुपये ऊपर। ये तो आपने फिजिकल का बताया। वायदा में क्या लग रहा है सर अभी फ्यूचर में? आज मतलब कल अच्छे, मतलब फ्राइडे को अच्छी तेज़ी थी, आज भी शुरुआती दौर में तेज़ी थी, लेकिन कुछ गिर के मार्केट बंद हुआ है। क्या ये अच्छा मौका है खरीदने का गुआर? नहीं, ऊपर 55-50-5600 के आसपास हल्का सा शॉर्ट जाना चाहिए। ऊपर में हेजिंग का जो बिकवाली होता है कैश कैरी ट्रेड डेस्क के, उनकी बिकवाली दिख रही है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत हैं महाराष्ट्र से, पूछिए सूर्यकांत जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। अभी आने वाले 18 तारीख से अधिक मास शुरू होने वाला है, तो अधिक मास में चांदी का भाव कम रहेगा क्या? बताइए अनुज जी। मृत्युंजय जी, देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बट जनरली सावन के महीने में हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो थोड़ी सी डल रहती है, तो हो सकता है कि भाव आपको रेंज में आते हुए दिखाई दे। मगर एक चीज़ ये भी है कि जुलाई के महीने में आपको एक फेस्टिवल सीजन भी आते हुए दिखते हैं अगस्त से, तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको जुलाई के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड देखने को मिले, बट जुलाई के एंड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन की डिमांड इंडिया के अंदर आएगी तो एक अच्छी तेजी जो है सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ओके, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, और बीरेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।